हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और इसमें ओवरऑल देखा जाए तो 31वां प्रैक्टिस सेट आज का ये वीडियो होगा। और ये घटना की बुक का जो है 9वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरा 31 प्रैक्टिस सेट करवा चुके, 30 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज का 31 प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं। तो दिया गया है कि जुलाई 2024 में पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन जो है 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। जीएस से क्वेश्चन है, फुल प्रैक्टिस सेट होना है, इसलिए इत्मीनान से बैठिएगा, पूरा 100 क्वेश्चन करके जाइएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में होना है, यह आयोजित किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाएगा, मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, तो आप उसके लिए मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है करंट अफेयर का, तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सितंबर 2024 में किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? ठीक है, तो वित्त सचिव की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तुहिन कांता पांडे नाम है इनका, जिन्हें अभी नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों का संपर्कता प्रदान करता है? तो ये हुआ था वर्ष 2000 में शुरुआत, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना इसका जो है मेन उद्देश्य रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो सातवाहन वंश के शासक जो सतकर्णी थे, उस सतकर्णी प्रथम थे, उसके समय की राजधानी जो हुआ करती थी उसका नाम था प्रतिष्ठान। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में प्रशासनिक सेवाओं के रूप में जनक माना जाता है कार्नवालिस को। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कार्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार की किस योजना अथवा अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? अगले क्वेश्चन बताना है। तो ये अगर हम बात करेंगे इसमें, देखिए कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसमें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन करके अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन, जो कि कब आया था? 1946 में। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था इनमें से? तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो वो शब्द है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या फिर इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं। यह शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में हिस्सा नहीं था, इसको बाद में प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1976 को। ठीक है, तो उसी में जो है ये जोड़ा गया था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? राज्य के महाधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में बातें कही गई हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में सरकार का मुखिया कौन है? इसमें से सरकार का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक उपाध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो देखिए सरकार का मुखिया की अगर हम बात करें तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का मुखिया जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र राज्य से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक महाबलेश्वर पहाड़ी है, वहां से कृष्णा नदी उद्गमित होती है, निकलती है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कर्नाटक ऑप्शन में दिया गया है तो कर्नाटक हो जाएगा, अगर तेलंगाना ऑप्शन में दिया होता तो तेलंगाना हो जाता। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी ये नदी बहती है। ठीक है, और महाराष्ट्र से निकलती तो महाराष्ट्र में बहेगी। 4 राज्यों से होकर बहती है। चलिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? अगला प्रश्न है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये अगर हम बात करेंगे तो यह है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट उत्तराखंड राज्य में। ये भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम हुआ करता था हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 1936 में इसका जो है
स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान करना। अब उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम के समय फसल कौन कौन से बोए जाते हैं, तो उसमें आपका आ जाता है चावल हो गया, ठीक है, कपास हो गया, फिर बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये सभी क्या है, खरीफ फसल के मौसम है। तो यहाँ आंसर वो खरीफ मौसम के फसल है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट। ठीक है, खरीफ मौसम के फसल जो है चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ठीक है, गेहूं, सरसा, जौ तना, ये जौ, चना, ये सभी जो है रबी फसल के क्या है, फसल रबी मौसम के जो है फसल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सूरत, नवसारी, भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? तो ये सभी शहर जो है हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, याद रखिएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य का है? ठीक है, कौन से इसमें से भौतिक मात्रा भौतिक राशि के मात्रक जो है एसआई पद्धति में तो जो वही है जो कार्य की होती है। तो कार्य की क्या होता है, कार्य का होता है जूल। तो जूल इसमें से किसका हो जाएगा, तो ऊर्जा का भी हो जाएगा। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इन दोनों का मात्रक सेम होता है जूल। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में उपयोग किए जाने वाला कौन सा फाइल प्रकार अल्प विराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल बनाता है जिससे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशनों द्वारा पढ़ा जा सकता है? तो उसको हम कौन सा एमएस एक्सेल के फाइल कहते हैं? तो वो कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट हो जाएगा CSV फाइल। ठीक है, CSV फाइल प्रकार जो है यह अल्प विराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल बनाता है। तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो मेंडल की अगर हम बात करेंगे तो इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन्हें जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हो जाएंगे, आंसर इसका सी ऑप्शन। ठीक है, जेनेटिक्स के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और अगर हम बात करें भूगर्भ शास्त्र के जनक तो उनका नाम है जेम्स हटन। जेम्स हटन जो है भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी के जनक हैं। ठीक है, भारत शरीर क्रिया शास्त्र के जनक कौन है? तो क्लाउड बर्नार्ड हैं, क्लाउड बर्नार्ड हैं, याद रखिएगा। और जीव शास्त्र यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के, तो उनका नाम है अरस्तु। ठीक है, चलिए पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? और यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करते हैं। तो वो चीज क्या होती है, उसका नाम क्या होता है? तो उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल मतलब आंसर सी ऑप्शन, हिंदी में इसको कहते हैं हरित लवक, हरित लवक कहा जाता है। चलिए मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। लकड़ी के छिद्र करने वाला सिप वर्म इनमें से कौन सा है? तो देखिए टेरिडो जो होता है, टेरिडो, ठीक है, टेरिडो क्या होता है, ये एक मोलस्का का जंतु है जिसे सामान्य रूप से सिप वर्म कहा जाता है, जो कि लकड़ी में छिद्र करके नुकसान पहुंचाता है। तो आंसर लिखा हो जाएगा 21 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की गई जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की गई जीडीपी को अगर हम बात करेंगे तो इसमें वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट वास्तविक जीडीपी। अब देखिए जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा होता है वास्तविक जीडीपी। तो वास्तविक जीडीपी को इस प्रकार कहते हैं, आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए चेरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चेरी नृत्य जो होता है राजस्थान की महिलाओं के द्वारा करा जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, यहाँ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद बिलायत खान, उस्ताद बिलायत खान प्रसिद्ध भारतीय वाद्य यंत्र सितार से संबंधित हैं, सितार बजाते थे। तो आंसर बी ऑप्शन है। विंग्स ऑफ फायर भारत की किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राइट आंसर है, पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हो गया क्वेश्चन नंबर 25 मतलब जीएस के। अब आगे आपके मैथ के क्वेश्चन। तो चलिए मैथ के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है एक रेखा आलेख में दिया गया है और इसमें 5 वर्षों में 2 राज्यों P और Q की जनसंख्या को इसमें दर्शाया गया। ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरीके से जनसंख्या को इसमें दर्शाया गया, P और Q की जनसंख्या को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। यहाँ पे जो है ये P हो गया, ये Q हो गया। अब इसमें क्या पूछा गया है कि सभी वर्षों में
पी और क्यू की कुल जनसंख्या के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, कुल पी और क्यू की कुल जनसंख्या के बीच का हमें अंतर बताना है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब पी की कुल जनसंख्या और क्यू की कुल जनसंख्या के बीच का अंतर, तो हम क्या करेंगे, दोनों की जनसंख्याओं को जोड़ेंगे और जो जोड़ के बाद इसके बाद दोनों को घटा देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पी की कुल जनसंख्या, तो पी में पहले में आ जाता है यहाँ पे 150, तो 150 हो जाएगा, प्लस फिर आ जाता है इसमें 250, तो 250 कर देंगे, प्लस इसमें 175, तो 175 कर देंगे, प्लस 100 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पी की कुल जनसंख्या आ गई। इसको जब जोड़िएगा तो ये मान आ जाएगा 725 के। ठीक है, ये मान कितना आ जाएगा, 725 के। इसके बाद क्यू की जनसंख्या की बात करेंगे तो है 300 प्लस 200 प्लस 125 और प्लस 75 और प्लस 150, ये इतनी क्यू की जनसंख्या है। इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 850। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंतर इनका दोनों का लेना है, डिफरेंस लेना है, तो दोनों को हम घटा देंगे। तो घटाइएगा तो 850 माइनस 725 हो जाएगा, और इसको जब घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 125। तो यही हमें पूछा गया था, तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, यदि किसी सरल रेखा की ढाल को हम यम से डिनोट करते हैं, तो यम बराबर 1/4 दिया गया है, और y अक्ष पर मिलने वाला बिंदु जो है कितना है, y अक्ष पर मिलने वाला बिंदु -3 है। तो हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें रेखा का समीकरण क्या बनता है, रेखा का समीकरण क्या बनता है, रेखा का समीकरण बराबर होता है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ पे जो y अक्ष पर मिलने वाला बिंदु जो है 3 है, -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो दिया गया है, ये किसकी वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है सी की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो हम इसी फार्मूले को हम समीकरण निकाल लेंगे। y बराबर हो जाएगा, y बराबर m की जगह 1/4 इंटू एक्स प्लस सी, तो प्लस करके -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करके -3, क्योंकि सी का मान -3 है, हम रख देंगे। इसको बाद इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 × 4/4 हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये इधर ले आएंगे तो 4y बराबर हो जाएगा x माइनस 12। तो एक ये समीकरण बन गया आपका x माइनस 4y बराबर 12 के। तो यही समीकरण हो जाएगा जो हमें प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा x माइनस 4y बराबर 12 के, जो कि हमारा दिया गया है ए पार्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार हम समीकरण को निकाल लेंगे। तो ये हमें याद रखना, अगर किसी की प्रवणता दिया गया है, ढाल दिया गया हो, तो वो m होता है, और c बराबर वो y अक्ष पर बना बिंदु होता है। तो इसमें फार्मूला हम लगाते हैं y बराबर mx प्लस सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी जो है दीवार से शीर्ष तक पहुंचती है। ठीक है, अब इसको बनाइए, और यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब कि अगर ये दीवार है, ठीक है, अगर ये दीवार है तो इस पर एक सीढ़ी इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, और ये क्या करती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 डिग्री का कोण इस तरीके से बनाती है ये। ठीक है, ये 60 डिग्री का बनाती है। ए बी सीढ़ी है और ए सी क्या है, ए बी दीवार है और ए सी क्या है, सीढ़ी है, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 3.5 मीटर लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, तो दीवार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब जब ये वाला जब कोण दिया होता है तो हम यहाँ से लगाएंगे क्या, कॉस कॉस थीटा। तो कॉस 60 बराबर क्या मान होता है, कॉस 60 का मान होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पे क्या है, अब इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर यह कोण होता तो इस कोण के लिए अगर पूछता आधार तब ये होता, लेकिन यहाँ ये कोण दिया गया है तो इस कोण का आधार h हो जाएगा। तो h बटे कर्ण 3.5 मीटर, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, और ये हो जाएगा 3.5, तो 2h बराबर हो जाएगा 3.5, तो h बराबर हो जाएगा 3.5/2। तो यहाँ से मान आ जाएगी फाइनली 1.75 मीटर। ठीक है, 1.75 मीटर हो जाएगा हमारा वैल्यू। दीवार की ऊंचाई कितनी है, 1.75 मीटर। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है, 29 क्वेश्चन दिया गया tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ए।
तो और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर b। तो हमें मान निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे ए का मान दिया गया है tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर का मान दिया गया tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, tan ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। ये आ गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हमारा आएगा tan थीटा, मतलब यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा। ये हमारी जो है ओपन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब इसको और ओपन करेंगे, ये माइनस है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हम खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा। अब माइनस से घुड़ेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा, वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा माइनस है प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो हमारा बच्चा क्या रहा है, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यही हमारा बच रहा है। 2 2 4 जुड़ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही tan थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, जो कि क्या मान दिया गया tan थीटा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, तो बी पार्ट इसका राइट है। तो इस प्रकार आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला 30 नंबर। अगले 30 नंबर में क्वेश्चन में व्यंजक दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये व्यंजक दिया गया, इसका मान हमें बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, y प्लस 2x माइनस के अंदर हो जाएगा y माइनस वाई, ठीक है, प्लस x माइनस वाई और प्लस y और फिर ब्रैकेट बंद माइनस 2y, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा करेंगे तो y प्लस 2x, अंदर देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, एक प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस 2x माइनस अंदर सिर्फ माइनस वाई बचेगा और बाहर माइनस वाई, ठीक है, माइनस 2y, तो y प्लस 2x माइनस माइनस प्लस वाई माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, वाई वाई ये y जुड़ जाएगा तो 2y प्लस 2x माइनस 2y, तो माइनस 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 प्लस माइनस कट जाएगा, बाकी बचेगा आपका 2x, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2x, ठीक है। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया गया है 58, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये बताना है। तो चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 दिएगा। मान लेते हैं कि पहली जो विषम संख्या x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी x+2, तीसरी विषम संख्या क्या होगी x+4 और चौथी विषम संख्या हो जाएगी x+6, और इन सभी का औसत दिया गया है कितना, 58, ठीक है। तो इसके बराबर कर देंगे। अब इसको कर लीजिए साल, तो ऊपर हो जाएगा 4x + 12, ठीक है, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4x + 12 और ये हो जाएगा 58 गुणे 4 चला जाएगा इधर, ठीक है। तो 4x बराबर 58 गुणे 4 हो जाएगा 232 और माइनस 12 इधर आ जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 232 माइनस 12, 232 माइनस 12 220, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो x बराबर 4 पंचे 20 55 आ गया। अब हमारी सबसे छोटी संख्या पूछा गया तो हमने क्या माना था, x ही माना, तो सबसे छोटी संख्या 55 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी संख्या मान पूछता तो हमारा x+6 है सबसे बड़ी संख्या, तो 55 + 6 कर देते तो हमारा 61 आंसर आ जाता। लेकिन सबसे छोटी पूछा गया इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 55, तो यहाँ पे आंसर 55 सही है, बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि कर दी जाती है तो वो स्वयं की 170% हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। 170% स्वयं की हो जाती है, मतलब कि 170%, मतलब कि 170/100 हो जाती है, यानी कि कोई संख्या 100 है तो वो अपने आप का 170 हो जाती है, ठीक है। तो इन कितना 112 की वृद्धि की जा रही है कितने में, तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, तो इसमें वृद्धि हो रहा है 70 की, तो 70 रेशियो बराबर कितने दिया गया 112, ठीक है, 70 रेशियो बराबर 112 दिया गया।
तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 112/70 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर निकालेंगे, क्या हमें निकालना है वो संख्या, तो हमारी वो संख्या क्या है 100 रेशियो। तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 112/70 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल जाएगा और 7 एकम 7, 7 4 11 7 6 42, तो 160 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 160 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारी मूल संख्या थी, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 में आपका मान ज्ञात करना है। ठीक है, 33 में क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार निकालेंगे इसका। हमारा मान दिया गया 5√3 प्लस अंडर रूट 75 बराबर, इसका मान दिया गया 17.32। हमें मान किसका ज्ञात करना है, 14√3 प्लस अंडर रूट 108 का हमें मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा मान दिया गया है, वैल्यू जो दी गई है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√3, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5√3 5√3 प्लस 75 को भी 5√3 लिख सकते हैं, बराबर 17.32। 5 5 10√3 बराबर 17.32। एक समीकरण ये बन गया। अब हमारा जो वैल्यू दिया गया है 14√3 प्लस 108 रूट के, इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 14√3, 108 को क्या लिख सकते हैं 6√3 करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 और 6 20√3। ठीक है, 20 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 10 कर सकते हैं √3। 10√3 का मान हमें पता है कितना, 17.32। तो यहाँ से हम इसको भाग कर 17.32 गुणे 2 कर देंगे, तो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा 34.64। और यही हमें निकालना था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 34.64। ठीक है, जो कि दिया गया है ए पार्ट में। तो ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। दिया गया है 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस डैश प्लस करके फिर 1/20 गुणे 21, ये मान दिया गया है और इसको हमें सरल करना है। ठीक है, इसको सरल करने के हमें परिणाम ज्ञात करना क्या होगा। तो देखिए हम 1/3 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको गुणा करिए, अगर 3 गुणे 4 करेंगे तो 4 माइनस 3 ऊपर आ जाएगा, 1/3 गुणे 4 बचेगा। तो इसी प्रकार हम इसको क्या ले सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5। इसी प्रकार हम 1/5 माइनस 1/6 और डेट इसी प्रकार 1/20 माइनस 1/21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो 1/4 1/4 से कैंसिल होगा, 1/5 कैंसिल। इसी प्रकार अंदर की सारी संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या 1/3 और लास्ट वाला 1/21 बचने वाला है। तो यहाँ पे बच जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे, घटा लेंगे, 21 एलसीएम लेंगे, 7 3 21, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, 7 माइनस 1 बराबर 6/21, मतलब कि 3 दूनी 6, 3 से 21, मतलब कि 2/7 इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 2/7 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, 2/7। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 828 रुपये को 3 भागों में अनुपातिक रूप से 1:2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 3/4 में विभाजित किया जाता है। तो दूसरा भाग पूछा गया है, तो इसको हम पहले और फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6:8:9। कैसे करेंगे, देखिए 3 4 2 2, इन सब का एलसीएम लेकर गुणा करेंगे, तो 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा, तो इसमें सभी में 12 का गुणा करेंगे और फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 3 3 9। इस तरीके से हमारा 6:8:9 आ जाएगा। कुल राशि कितनी दी गई है, कुल राशि दिया गया है 828 रुपये। ठीक है, कुल राशि कितनी है 828 रुपये। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हमारा 8 रेशियो के है, तो 8/6 प्लस 8 प्लस 9 इंटू 828 का कर देंगे, तो हमारा दूसरा भाग निकल आएगा। यहाँ से इसको जोड़िएगा तो 8/6 प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा 23, 23 गुणे 828। ठीक है, इसको अगर भाग करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ये जाएगा 36 गुणे 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 288 रुपये। ठीक है, तो 288 रुपये दूसरा भाग हो जाएगा। आंसर इसका 288 सही है, ए पार्ट करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न में हमें एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तन निकालना है इस सीरीज का, इस अंक का। तो किसका किसका निकालना, 36 में 230 का, 276 और 322 का, हमें इनका तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। इसके हम गुणनखंड पहले निकालेंगे। 230 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5
दूनी 10 गुणे 2 23, ठीक है। इसका क्या होता है गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे फिर 23। 322 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 7 गुणे हो जाएगा 23, ठीक है। इस तरीके से हमारा निकल आएगा। अब मासा जो निकाला जाता है महत्तम समापवर्तक, वो क्या होता है कि इन तीनों में होना चाहिए कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में वो फैक्टर होना चाहिए, तो उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है इन तीनों में है तो 2 हो जाएगा गुणे, इसके बाद 23 इन तीनों में है, ठीक है, तो 23 कॉमन हो जाएगा, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो 23 दूना 46 इसका एचसीएफ हो जाएगा, 46 इसका राइट आंसर है, सी पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है और तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाले खर्च जो है 40% कम हो जाए। तो देखिए चावल की अगर बात करेंगे तो मूल्य गुणे खपत, ये बराबर होता है व्यय, ठीक है। तो यहाँ पे मूल्य अगर हम बात करेंगे 100 है और खपत भी 100 है, ठीक है। इसके बाद का मूल्य अगर 125, मतलब 25% की वृद्धि किया जाता है मूल्य में, ठीक है। तो 25% की वृद्धि किया गया तो 125 रुपया हो गया। तब खपत में कितनी % कमी की जानी चाहिए, तो मान लीजिए x कमी किया जा रहा है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 100, तो व्यय हमारा कितना है 10,000। तब यहाँ पे अगर x कमी हो जा रही है तब व्यय हमारा क्या हो जाएगा, तो 10,000 गुणे 60, मतलब 40% का क्या है, 40% जो है खर्च कम हो जाए, तो 40% कम हो जाए मतलब कि 10,000 का ये 60% हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60/100, ठीक है। 60/100 इसका निकाल लेंगे तो हम 40% आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली 6,000। तो यानी कि 125 गुणे x बराबर 6,000 के हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 6,000/125, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 25 अगर हम कैंसिल करते हैं तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 10 25 चौका 100, 240, 5 चौक 20, 4 5 अट्ठे 40, तो x बराबर 48। तो 48% की कमी कर देंगे, ठीक है। खपत में कितनी कर देंगे, 48% की कमी कर देंगे, तो हमारा जो है 40% ही खर्च होगा, कम हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। इस प्रकार हम इसको निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक परीक्षा में 6,000 छात्र हैं, उसमें से 60% लड़के हैं और 90% लड़कियां पास होती हैं, ठीक है। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, तो इसमें ये पास होते हैं 90%, 60%। अब यदि कुल उत्तीर्ण परसेंटेज कितना था 65%, तो हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या x हो गई, तब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6,000 माइनस x, ये हो जाएगी गर्ल्स, ये हो जाए बॉय, ठीक है। तो अब इस प्रकार लड़कों का एक एक्स का 60% पास होते हैं, 60/100 कर देंगे, प्लस प्लस 6,000 माइनस एक्स का कितना परसेंट पास, 90%, तो 90/100 कर देंगे। ये बराबर दिया जाएगा 6,000 का 65%, मतलब टोटल कितना है कुल उत्तीर्ण 65, तो 6,000 का 65% उत्तीर्ण, तो 65/100 कर देंगे। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे हो जाएगा 60x, ठीक है, 60x हो जाएगा, प्लस 60x प्लस 90 गुणे 6,000 माइनस 90x बराबर के हो जाएगा 6,000 गुणे 65, ठीक है। ये 100 तीनों में है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 60x से 65 यहाँ पे दिया गया है 90x, तो 60x और 90x अगर हम एक साथ लेते हैं तो इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30x। 30x बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 90 गुणे 60, 90 गुणे 6,000 माइनस 6,000 गुणे 65 हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से हम क्या करेंगे 6,000 दोनों में कॉमन करेंगे तो 90 माइनस 65 करेंगे, ठीक है। 6,000 इंटू 90 माइनस 65 हो जाता है 25 बराबर 30x के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 दूना 60, 200, 25 दूना 50, 5,000, तो x की वैल्यू 5,000, तो लड़कों की संख्या कितनी है 5,000, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 5,000, ठीक है। आंसर बी पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 520 रुपये है, यदि हानि परसेंटेज 20% है तो वस्तु का क्रय मूल्य इजी है, कैसे निकालेंगे, 20% का 1/20/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो मतलब 5 रुपये का सामान है 6 रुपये में बेचा जा रहा है, 5 रुपये का सामान है 4 रुपये में बेचा जा रहा है, तभी हानि होगी।
ठीक है, 4 रुपये में बेचा जाएगा तभी हान होगा, ये सीपी हो गया। तो मतलब कि 4 रेशियो के दिया गया है 520, 4 रेशियो के 520 दिया गया है, 4 रेशियो बराबर 520, तो 1 रेशियो बराबर 4 कम 4 4 तियाँ 12, तो 130 हो जाएगा। तो 5 रेशियो मतलब क्रय मूल्य निकालना है, तो हमारा सीपी 5 रेशियो है, तो 13 गुणे 5, 13 5 65, 650 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 650 रुपये में खरीदा गया, 520 रुपये में बेचा गया, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 है 40 प्रति किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 70 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय में किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण को 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने में 25% का लाभ हो। तो यहाँ देखिए चूंकि 25% का लाभ हो रहा है मिश्रण पर, तो कुल विक्रय मूल्य 25% पर क्या है? कुल विक्रय मूल्य मतलब एसपी क्या है? तो वो दिया गया है 80 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम दिया गया है। इसलिए मिश्रण का अगर हम क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य निकालेंगे इस हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 80/125 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा, 25 पंचे 25, 25 का 100, 5 16, 16 चौके 64 रुपये जो है इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 64 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए क्रय मूल्य जब आ गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसको लगाएंगे मिश्रण का नियम। इसमें 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और इधर दिया गया है इसका 70 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, सस्ती चाय महंगी चाय इन दोनों को मिलाया जाता है तो 64 रुपये का हमें मिलता है। तो अगर हम 70 में से 64 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 70 में से 64 घटाते तो 6, और 60 64 माइनस 4 तो 4। ठीक है, 64 माइनस 60 तो 4। तो हमारा रेशियो हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 से कैंसिल होगा, 3 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, तो 3:2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:2 जो कि सी पार्ट में दिया गया है, 3:2। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मनोज ने 2280 रुपये में 2 टीवी खरीदे। उसने एक को 20% की हानि पर बेच दिया और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। तो यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया था तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिसे हानि पर बेचा गया था? इस तरीके से क्वेश्चन है, बताना है इसमें। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली टीवी का मूल्य कितना था? x रुपये। तो x पर कितना उसने हान किया? 20% की हान। तो x पर 20% की हान तो हो जाएगा उसका मूल्य कितना हो जाएगा? x गुणे 80/100। ठीक है, और दूसरी टीवी का मूल्य हो जाएगा 2280 माइनस x। तो इस पर कितना जो है लाभ किया? तो 90% लाभ, तो सॉरी 10% का लाभ होता है, यानी कि 110/100 कर देंगे। ठीक है, देखिए गुणे में है तो अंदर नीचे यह जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 8x बराबर 2280 गुणे 11 माइनस 11x। पक्षांतर करेंगे तो 11 इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो 11 8 19x बराबर हो जाएगा 2280 गुणे 11। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये 2280 जो हो जाएगा ये कितनी बार? तो 120 गुणे 11। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 11 दूना 22, 11 कम 11 दू 13, 1320। तो हमें यही ज्ञात करना था। उस टीवी का क्रय मूल्य क्या था जिसे हानि पर बेचा गया था? तो मैंने x माना था, तो उसका मूल्य था 1320 रुपये। ठीक है, तो 1320 यानी कि 1320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है 64 छात्रों का औसत भार 48 किलोग्राम और 32 छात्रों की एक अन्य कक्षा का औसत भार 24 किलोग्राम है। तो दोनों कक्षाओं का संयुक्त औसत भार निकालना है। तो देखिए एवरेज इसमें निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहली कक्षा का टोटल निकाल लेते हैं, तो 64 गुणे 48 हो जाएगा, प्लस दूसरी कक्षा का जो दिया गया है 32 छात्रों का टोटल, तो इनका निकालेंगे तो 32 गुणे 24 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे और भाग कर देंगे दोनों की कक्षाओं के जितने लोग हैं, तो 64 छात्र प्लस 32 छात्र जोड़ देंगे, दोनों को भाग कर देंगे, तो ये हमारा टोटल निकल के आएगा संयुक्त औसत भार। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 64 गुणे 48 इसको गुणा करिएगा तो 3072, प्लस 32 गुणे 24 करिएगा तो 768, और 64 प्लस 32 हो जाता है 96। ठीक है, 3072 और 768 जोड़ेगा तो 3840/96 हो जाएगा। यहाँ से 96 से डिवाइड करिएगा तो 40 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम बी पार्ट करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 43 देखते हैं। 135 किलोग्राम की मिश्र धातु ए को 72 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाने पर नई मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि मिश्र धातु ए में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो नई मिश्र धातु में जिंक का भार पूछा गया कितना है, ठीक है, जिंक का भार। तो हम देखिए, अगर हम ए का द्रव्यमान देखते हैं मिश्र धातु ए का, तो 135 है और बी का कितना है? 72 किलोग्राम है, ठीक है। तो अगर ए का जो 135 किलोग्राम है ए में, तो इसमें ए का जो ए में क्या है, जिंक व कॉपर का अनुपात कितना दिया गया? 4:5, ठीक है। जिंक और कॉपर का अनुपात कितना दिया गया है? 4:5। तो यहाँ से हम अगर जिंक की मात्रा निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा? तो जिंक यहाँ पे 4 दिया गया, 4/4, 9 गुणे 135। इसको अगर हम डिवाइड गुणा भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 से 9 कम 9 3 4, 9 4 13, 9 5 45, 15 चौके 60। तो 60 किलोग्राम हमारी जिंक की मात्रा आ गई ए वाले द्रव्यमान में, ठीक है। ए वाले मिश्र धातु में 60 किलोग्राम जिंक की मात्रा हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार हम बी जो है 60 किलोग्राम हो गया, तो यहाँ से इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? बी का द्रव्यमान है और बी में जिंक की मात्रा निकालेंगे। बी का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 72 किलोग्राम। अब इसमें हम अगर निकालते हैं जिंक की मात्रा तो कितना हो जाएगा बी में? तो 5 इसके रेशियो दिया गया, 5 4 9 गुणे 72 कर देंगे, ठीक है। 9 8 72, तो 8 पंचे 40। ठीक है, जिंक की मात्रा यहाँ पे 1 मिनट इसको देखिए, जिंक की मात्रा आ गई इसमें 60 किलोग्राम, ठीक है। तो आगे हम अगर देखेंगे जिंक की मात्रा 60 किलोग्राम आ गई, तो यहाँ पे कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी? कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो 135 किलोग्राम टोटल है, माइनस 60 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 75 किलोग्राम। 75 किलोग्राम क्या है? कॉपर हो जाएगा। अब बी का द्रव्यमान, बी मिश्र धातु का द्रव्यमान दिया गया 72 किलोग्राम। तो मिश्र धातु बी में जिंक और कॉपर का अनुपात क्या दिया गया है? जिंक और कॉपर का अनुपात दिया गया यहाँ पे 7:5, यहाँ पे दूसरा अनुपात दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम जिंक का अनुपात और जिंक का द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/7 5 12 गुणे 72, ठीक है। तो 12 छक 72, 7 छक 42 किलोग्राम हो जाएगा यहाँ से जिंक की मात्रा, ठीक है, जिंक की मात्रा। अब फिर कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी बी में? कॉपर की मात्रा, तो कॉपर की मात्रा हो जाएगी 72 किलोग्राम टोटल है, तो 72 माइनस 42 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम कॉपर की मात्रा आ गई। अब ए व बी को मिलाने पर, ए व बी को जब हम मिला देते हैं तब जो है मिश्र धातु में जिंक की मात्रा कितनी हो जाएगी? जिंक की मात्रा कितनी होगी? तो जिंक की मात्रा पहले में निकला था कितना? 60। जिंक की मात्रा पहले में 60 निकला था, दूसरे में कितना निकला जिंक की मात्रा? 42। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 40 102 किलोग्राम जो है जिंक की मात्रा होगी। इस प्रकार आंसर इसका 102 किलोग्राम हो जाएगा, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉपर की मात्रा पूछता तो हम दोनों के कॉपर, पहले में 75 किलोग्राम और दूसरे में कॉपर 30 किलोग्राम, इसको जोड़ देते 5 7 3 10, तो 105 किलोग्राम हमारा कॉपर की मात्रा हो जाता है। लेकिन जिंक का पूछा गया है इसलिए हमारा 102 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया एक पिता की वर्तमान है उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी है। 8.5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछा गया है। अब मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x, तो पिता की कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु? 2x, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब 8.5 वर्ष बाद तो हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, तो x प्लस 2x प्लस 8.5 बटा x प्लस 8.5 बराबर ये मान दिया गया 7:4, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान अनुपात दिया गया है, मतलब 8 वर्ष बाद का। अब इसको पक्षांतर करेंगे कोई गुणा, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा प्लस 8.5 गुणे 4, ये हो जाएगा 34।
बराबर 7x प्लस 8.5 गुणे 7 हो जाएगा 59.5। यहाँ से 75 करिएगा तो 8x माइनस 7x बराबर हो जाएगा 59.5 माइनस 34। यहाँ से घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 25.5 वर्ष। हमें याद क्या करना था, पुत्र की वर्तमान आयु याद करनी है। तो पुत्र का हमने कितना माना था x, तो x बराबर 25.5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 नंबर है, ए अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। ए द्वारा इसी कार्य का 20% कितने दिनों में किया जाएगा। तो ए अकेले 40 दिनों में पूरा कार्य करता है। 20% काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो 40 का 20/100 कर देंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो 8 दिन उसको लगेगा। तो यही हमें निकालना था, तो राइट आंसर इसका 8 दिन हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया, एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए संयुक्त लंबाई के लिए एक फार्मूला होता है, संयुक्त लंबाई अगर ज्ञात करनी होती है तो इसमें क्या होता है फार्मूला, सापेक्ष गति। ठीक है, सापेक्ष गति गुणे समय, ये होता है फार्मूला। ठीक है, सापेक्ष गति गुणे समय, ये संयुक्त लंबाई निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ पे संयुक्त सापेक्ष गति कैसे निकालेंगे, तो देखिए 70 किलोमीटर एक स्पीड है, दूसरी स्पीड है 34, तो -34 कर देंगे। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, मीटर में हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, इंटू समय 25 सेकंड में पार कर ले तो 25 समय लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा 70 माइनस 34, ये जगह 6 में से 3 गए 3, 36 गुणे 5/18 गुणे 25। ठीक है, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 गुणे 25, यानी कि 250 मीटर। तो 250 मीटर हो जाएगा, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो संयुक्त जब लंबाई पूछा जाएगा तो सापेक्ष गति गुणे समय निकाल लगा दीजिएगा और इजिली निकल आएगा आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक मोटर नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल हो जाता है 22.5 किलोमीटर दूरी तय करने और फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 3 घंटे का समय लेती है, तो धारा की चाल हमें बताना क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया नाव की चाल दिया गया, नाव की चाल कितनी दी गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब मान लेते हैं धारा की चाल निकालना है, तो धारा की चाल हम मान लेंगे कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार बताया गया, तो 22.5 किलोमीटर की दूरी तय करना है कितने में 20 माइनस x में। ठीक है, और इसी प्रकार 22.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कितने में 20 प्लस x में। ठीक है, ये बराबर के 3 घंटे समय दिया गया है। यहाँ इसको आप करिएगा सॉल्व, तो यहाँ से 22.5 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 20 प्लस x प्लस 20 माइनस x बराबर बटे के हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 के। यहाँ से देखिए x प्लस माइनस कट जा रहा है, बाकी क्या बचता है, ये 20 40, तो 40 गुणे 22/5 बचता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू 40 गुणे, ये हो जाएगा आपका 3 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, 22.5 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 400, 20 में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस 300, एक्स स्क्वायर बराबर 100, एक्स बराबर हो जाएगा 10, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें एक्स मतलब कि नाव की चाल, धारा की चाल ही निकालना था, तो एक्स माना था, तो धारा की चाल यहाँ पर जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 दिया गया, एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का समय पर अर्जित साधारण ब्याज बराबर 1200 रुपये है। ठीक है, तो 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज पर, 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज पर, 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज पर उस मूलधन की दुगनी, ठीक है, कितनी मूलधन की दुगनी अर्जित राय पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले मूलधन निकालेंगे ऊपर वाले से,
तो मूल ऊपर उधर से मूलधन निकाल के उसका दुगुना कर देंगे। तो कैसे निकलेगा मूलधन बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे समय गुणे दर। ठीक है, तो इस तरीके लिख देंगे। इसको सॉल्व करिएगा तो 8 से अगर कैंसिल करते हैं तो 8 कम 8 4 8 पंजे 40 150 3 पचे 15, तो ये आपका आ जाता है 5000 रुपये। ये हमारा मूलधन आ गया। अब इसका दोगुना समय क्वेश्चन के अनुसार दोगुना कर दिया गया, तो 5000 का दुगुना कितना हो जाएगा, 5000 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 10,000 रुपये। अब इसका हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। कितने परसेंट पर, 10% पर। 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए 1/10 करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा 100, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1/10 यहाँ पे लगेगा तो हो जाएगा 10 रुपये इसका आ जाएगा। फिर इसका चक्रवृद्धि ब्याज 1/10 लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरे साल 1। तो हमारा फाइनल वैल्यू जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10 10 20 1 21 रेशियो के हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या पता है, मूलधन पता है 10,000 रुपये है, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा 100 रेशियो माना हमने, तो 100 रेशियो बराबर हो जाएगा 10,000 रुपये। तो 1 रेशियो बराबर 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 100 रुपये क्या आ जाएगा 1 शून्य 1 रेशियो बराबर। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना है 21 रेशियो, तो 21 गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 2100 रुपये फाइनल इसका जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 2100 सही है, आंसर बी पार्ट करेक्ट। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 का नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन दिया गया 800 रुपये की राशि पर 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समयावधि में 600 रुपये की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो समयावधि ज्ञात करें। अब देखिए जो साधारण ब्याज है दोनों का वो बराबर है, तो क्या करेंगे हम पहले का मूलधन निकालेंगे, पहले का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 800 रुपये पर 6 वर्षों में 5.5% साधारण ब्याज बचा 100, ये हो जाएगी पहले की साधारण ब्याज। दूसरा कह रहा है कि 600 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर एक निश्चित समयावधि में, मतलब टी मान लेते हैं, समयावधि ही ज्ञात करना है तो टी मान लेंगे बटे 100 कर देंगे। तो ये दोनों क्या है साधारण ब्याज के बराबर है, तो बराबर कर देंगे। दोनों का साधारण ब्याज बराबर हो गया। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8 पंचे 40 8 पंचे 40 और 4 44 दशमलव हो जाएगा, यहाँ 4t बचेगा। तो 4t बचेगा तो t बराबर हो जाएगा 44/4, यहाँ पे हो जाएगा 11 वर्ष। दूसरे के लिए 11 वर्ष लगेगा, आंसर इसका यही हो जाएगा 11 वर्ष, यही निकालना था। t बराबर ए का मान हो जाएगा 49 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है 10 गेंदों से भरे एक बॉक्स से एक गेंद चुननी है। यदि प्रत्येक गेंद को चुने जाने की संभाव्यता को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए 10 गेंदों में प्रत्येक को चुने जाने की जो संभाव्यता है वो 1/10 होगी। अब प्रत्येक गेंद एक हो, इसके लिए योग करेंगे 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 एंड प्लस डैश डैश डैश, इसको लेके जाएंगे 10/10 तक। ठीक है, मतलब कि 1/10 10 बार ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10/10 बराबर हो जाएगा 1। ये बीच में 1 2 3 4 और बीच में 6 और है 1/10, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 10 ऊपर 1 1 जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10/10 बराबर 1। तो हमारी संभाव्यता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। तो ये हो गया मैथ के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, आधा क्वेश्चन हो गए, आधा पेपर हो चुका है, आधा बाकी है। चलिए उसको भी देखते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, मतलब हिंदी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें से पुल्लिंग शब्द ज्ञात करना है। अवस्था, नगर, सेना, शिक्षा। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द क्या होता है, इसमें से अगर देखा जाए तो नगर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कौन सा लिंग कहते हैं, तो स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, आंसर बी पार्ट है। चलिए मैंने आम खा लिया है, इसमें हमें बताना है बहुवचन क्या है। ठीक है, इसका बहुवचन क्या है, मैंने आम खा लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा, तो मैंने आम खा लिया है, इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, सॉरी मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिए हैं, इसका जो बहुवचन होगा वो जगह मैंने आम ले लिए है, मतलब कि ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, किन दो वर्णों से सम्मिलित करके बनाया गया। तो श्रा शब्द जो है वह श और रा से मिलकर बनता है, जो कि हमको दिया गया है सी पार्ट में, तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? ठीक है, लंका का राजा रावण क्या है ये बताना। तो लंका का राजा रावण जो है रेखांकित अंश जो है ये संज्ञा पदबंध है। आंसर सी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद क्या है? किस किस कौन सा शब्द है? किस किस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आ जाता है सर्वनाम के अंतर्गत। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है और विशेषण का प्रयोग बताना है, किसमें हुआ है ये बताना। तो 57 में अगर हम देखते हैं सी पार्ट में, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो यहाँ पर जो है पसंद शब्द क्या है? विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, वो सब कुछ समाप्त हो गया। इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद है। इसमें निश्चितवाचक संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब इसमें संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का बताना। यह विषय अत्यंत कठोर है। कठोर को हम इसमें से और क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे कठोर की जगह पे हम कठिन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विषय का सही विशेषण कठिन होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, राम सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सो रहा है, तो सोने की क्रिया क्या हो रही है? व्यापार जो है फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? ए पार्ट, अकर्मक क्रिया। चलिए, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है और रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक की अगर हम बात करेंगे तो वाक्य में रेखांकित शब्द उपन्यास में कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह जो होता है को होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी पार्ट। गहने अलमारी में, अलमारी में पद कौन सा है? कारक है। तो अलमारी में कारक की अगर बात करेंगे तो अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण का क्या होता है? में पर होता है इसका कारक परसर, तो यहाँ पे पर में लिखा हुआ अलमारी में है, तो में हो जाएगा इसका अधिकरण कारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अप उपसर्ग के दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयोग हो सकता है? अप, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अपराम, अपमान, अपजय, अपहरण, तो यहाँ पे अपमान सुटेबल बैठ रहा है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अपमान शब्द क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 64 से 68 तक आपको यह गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश से उत्तर देना है। ठीक है, गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं? किस दृष्टि से आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर निकल के आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 देश जो है भारत से बड़े हैं। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो 65 में अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। ठीक है, भारत की कितनी जनसंख्या गाँव में रहती है? गद्यांश के अनुसार भारत की 3/4 जनसंख्या क्या है? गाँव में निवास करती है। ठीक है, खेती करने वालों को क्या कहा जाता है? 67 का आंसर क्या हो जाए? तो खेती करने वाले को कहते हैं किसान। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है? तो गद्यांश के अनुसार गांधी जी के अनुसार गांधी जी कहते थे कि भारत जो है गांव में निवास करता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, स्थिर का विलोम क्या है? अगले प्रश्न बताना है। स्थिर का विलोम होता है अस्थिर, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। पानी का बुलबुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है क्षण भंगुर होना। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका विसर्ग हो जाता है निह प्लस धन, और निह प्लस धन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा निर्धन, जिसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। विसर्ग संधि है यहाँ पे, जहाँ पे 2 बिंदी आ जाती है वो विसर्ग संधि होता है। मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था, वाक्य में किस अंश में जो है अशुद्धि है? तो यहाँ पे अशुद्धि की अगर हम बात करेंगे तो हमने जो लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि इसके स्थान पर मैंने होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो करता है वो मैं है, तो मैं का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, तो मैं असफल हमने में गलत है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें अनुभूत शब्द की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अनुभूत जो सही रूप से लिखा हुआ है वो बी पार्ट में लिखा हुआ है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मेहनत करो फल फेल हो जाओगे, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ठीक है, तो देखिए विपरीत परिणाम की इसमें आशंका जो जताया जा रहा है, मतलब मेहनत करो और फेल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अन्यथा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जब दो विपरीत परिणाम हो तो अन्यथा, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, जो आपकी अब शुरुआत होंगे इंग्लिश के। चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें बताना है कि इरर कहाँ पर किया गया है। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट द पार्टी, नो इरर, गलती कहाँ पर किया गया है? तो वाक्य अगर हम पहला देखते हैं इसमें ए पार्ट में, आई एंड माई वाइफ, तो इसी में त्रुटि है। यहाँ पे होना चाहिए था माई वाइफ एंड आई का प्रयोग उचित होना चाहिए था।
क्योंकि प्रोनाउन के क्रम में सर्वप्रथम सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन आता है और सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था माई वाइफ एंड आई, जो कि दिया गया है गलत, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। रिफ्लेक्सिव का यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉलोइंग का सेंटेंस विद करेक्ट सेंटेंस। सिमरन वाज रीडिंग ए बुक। सिमरन जो है बुक पढ़ रही थी। वेटिंग फॉर द बस, बस को वेटिंग करते हुए, बस का वेटिंग करते हुए। यहाँ पे देखिए वाक्य से दो कार निकल रहे हैं, तो सिमरन के द्वारा बुक पढ़ा जा रहा है और ऊपर से बस का इंतजार कर रही है। तो इसमें एक ही समय या साथ साथ संपन्न हो रहा है, तो इस प्रकार के हम समय सूचक कंजंक्शन लगाते हैं व्हाइल। ठीक है, इस प्रकार में हम व्हाइल लगाते हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पे पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 79 का पर्यायवाची, 79 का पर्यायवाची हो जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, इंडेक्स मतलब होता है तालिका या फिर सूची कह सकते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या होता है, इंडेक्स का पर्यायवाची गाइड हो जाएगा। ठीक है, गाइड मतलब संदर्शिका, पथ प्रदर्शक, तालिका, सूची, सूचिका, सब यही चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है। किसका, ऑफसेट। ऑफसेट का विलोम क्या होता है। ऑफसेट की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समायोजन। ठीक है, यानी कि बराबर करना। तो इसका अर्थ, इसका ऊपर मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब विलोम हो जाएगा डिसप्रपोर्शन। इसका विलोम क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शन मतलब विषमता। अगले प्रश्न में भी है एंटोनिम बताना है फेनेटिकल का। फेनेटिकल मतलब क्या होता है, फेनेटिकल मतलब होता है कट्टर। ठीक है, फेनेटिकल मतलब होता है कट्टर। और इसका अगर हम बात करेंगे उल्टा तो हो जाएगा मॉडरेट। मॉडरेट मतलब नरम या फिर संयंत्र या फिर सीमित। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट है। चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब ग्रीडी फॉर मनी के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, ग्रीडी फॉर मनी मतलब कि धन अथवा रुपए की लालच होना, तो उसको हम कहते हैं रेपैसियस। ठीक है, रेपैसियस। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब अति लोभी या भुक्कड़ कह सकते हैं। ठीक है, एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, एग्नोस्टिक मतलब होता है अनीश्वरवादी। ठीक है, ऑब्लेशन मतलब होता है बलिदान, समर्पण, आहुति। और सेलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचर्य। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सही रूप से लिखा हुआ है, तो सी पार्ट में अगर हम देखते हैं ब्रोहुहा। ठीक है, तो ये सही रूप से लिखा है। इसका मतलब होता है हल्ला, हो हल्ला। बाकी वैंक्विश में डब्ल्यू नहीं वी से शुरुआत होता है। और बेंटेड में BENTERRED होना चाहिए था, BAN होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक है, और वांडरर में जो है डबल आर दिया गया, जो कि गलत है, सिंगल आर होना चाहिए। चलिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली वर्ड। इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इंजॉइन से ही, आयोडीन से ही, लॉइटर से ही, वायलेंट गलत है। वायलेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसको लिखा जाता है VIOLENT। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, VOI लिखा है, जो कि गलत है। इसका मतलब क्या होता है, हिंसक। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। व्हिच इज नॉट द ग्रामेटिकली करेक्ट। एनी मनी जो लिखा हुआ है, आई वांट टू बाय दिस, प्लीज गिव मी एनी मनी। यहाँ पे मतलब ये मैं बुक खरीदना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो यहाँ पे एनी मनी जो लिखा हुआ है, एनी मनी नहीं प्रयोग करते, यहाँ पे होना चाहिए सम मनी। ठीक है, मनी के टर्म में सम का प्रयोग करते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में किया जाता है और एनी का प्रयोग हम निगेटिव वाक्य में करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सम मनी होना चाहिए था। चलिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें रीअरेंज करता है। ठीक है, पी क्यू और इसके बाद हमें दिया गया है ऑप्शन में इस तरीके से पी क्यू आर एस देख लीजिए। ठीक है, पी क्यू आर एस, इनको हमें रीअरेंज करना है। माई मदर ऑन हर 14th बर्थडे आर प्लानिंग टू थ्रो माई ब्रदर एंड आई अ सरप्राइज पार्टी फॉर। इसको हमें रीअरेंज करके बनाना है एक वाक्य शुद्ध रूप से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर एंड आई, पहले हो जाएगा माई मदर एंड आई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट, माई मदर एंड आई आर प्लानिंग टू थ्रो। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर इसके बाद आर प्लानिंग टू थ्रो हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो भी होगा वो लगा देंगे, अ सरप्राइज पार्टी फॉर माई मदर ऑन हर 40th बर्थडे। तो यहाँ पे हो जाएगा RQSP, RQSP हो जाएगा। और ये दिया गया है डी पार्ट में, तो इसका डी पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में भी हमें रीअरेंज करना है। डर्टी फीट, गंदे पैर, डोंट पुट मत डालो ऑन द टेबल योर। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लगाएंगे, तो योर मतलब तुम्हारा अपने गंदे पैर को मत डालो, मतलब कि योर इसमें होगा सबसे पहले डोंट पुट। ठीक है, क्यों हो जाएगा, डोंट पुट योर डर्टी फीट ऑन द टेबल, अपने गंदे पैर
टेबल पर मत डालो। तो डोंट पुट योर डर्टी फीट ऑन द टेबल, इसका शुद्ध रूप से मतलब QSPR, QSPR होगा आंसर, ए पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला बताना है, क्वेश्चन नंबर 88 में हमें अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करना है। देखिए इसमें बताना है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट, कहाँ पे गलती किया गया है। रिमेंबर टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन एट द मूवी हॉल। ठीक है, मतलब कि मोबाइल को स्विच ऑफ याद रखना, आपका जो है हाल में उसको याद रखना है, ठीक है, कर देना है। तो इसमें कहाँ पर गलती किया गया है, तो देखिए योर मोबाइल लिखा हुआ, जो योर मोबाइल फोन एट द मूवी हॉल, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो एट लगा है ये का प्रयोग किया गया है, जो कि किसी भी स्थान पर रुकने के लिए और किसी ऑफिस या सिनेमा हॉल के अंदर उपस्थित होने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन। तो एट का यहाँ पे गलती किया गया है, यहाँ पे इन होना चाहिए था, ठीक है। चलिए चूज द बेस्ट सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची। एक्सपेंसिव का पर्यायवाची बताना है। एक्सपेंसिव होता है एडजेक्टिव फॉर्म में महंगा। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, महंगा या कीमती। तो इसका जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कॉस्टली। ठीक है, पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कॉस्टली भी मतलब होता है महंगा। ठीक है, चूज द बेस्ट एंटोनिम, मतलब विलोम। कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन का हमें एंटोनिम बताना है। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, इसका हमें विलोम बताना है सामान्य का, तो हो जाएगा रेयर, मतलब दुर्लभ। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको पढ़ना है और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, द द पैराकीट वाज इन द बैड मूड बिकॉज। ठीक है, द पैराकीट वाज इन द बैड मूड बिकॉज, बिकॉज इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए तोता खराब मूड में था, क्यों, क्योंकि इट वाज बीइंग टीज्ड बाय आंट। तो यहाँ पे मतलब आंट के द्वारा छेड़ा गया था, तो इसलिए आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पैराग्राफ आप जब पढ़ेंगे पैसेज को तो आपका आंसर निकल के आएगा ये। व्हिच वर्ड इज द इन द स्टोरी मीन्स द सेम एज अनकॉमन। अनकॉमन का सेम मीनिंग बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर। अनकॉमन मतलब होता है दुर्लभ, तो इसका राइट आंसर रेयर हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93, हाउ डिड द बर्ड कैचर्स, हाउ डिड द बर्ड कैचर्स चीट पीपल। ठीक है, मतलब कि कैसे जो बर्ड पकड़ने वाला है वो चीट करता है लोगों को। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय पेंटिंग सम कॉमन बर्ड टू मेक देम लुक रेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी पार्ट, मतलब कि उनको कॉमन बर्ड के साथ पेंट कर देता है कि उन्हीं की तरीके से दिखे, तो इस तरीके से चीट करते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। आंट रूबी, ठीक है, आंट रूबी मैनेज टू गेट द पेट बर्ड बिकॉज, मतलब कि आंट रूबी एक पेट बर्ड लाने में सफल हो गए, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार मना लिया था। तो जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपका आंसर इसमें बी पार निकल गया आएगा। सी मेड द फैमिली गिव इन टू हर डिजायर टू कीपिंग अ पेट बर्ड। फ्रॉम द स्टोरी वी कैन मेक आउट दैट, फ्रॉम द स्टोरी वी कैन मेक आउट दैट, मतलब कि फ्रॉम द स्टोरी मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह तोता आंट को पसंद नहीं था, क्योंकि पैसेज के अंत में दिया गया है कि बट द बर्ड टूक an instant dislike to my aunt and resisted all the pleasant things she had। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पैराकीट डिसलाइक आंट। ठीक है, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द स्टोरी वी कैन मेक आउट दैट, मतलब स्टोरी को और जब पढ़िएगा तो इसका हम आंसर निकल के आएगा द पैराकीट डिसलाइक द आंट। ठीक है, चलिए 96 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द स्टूडेंट्स फाउंड द क्वेश्चंस क्वाइट इजी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 में, तो द स्टूडेंट फाउंड द क्वेश्चंस क्वाइट इजी, मतलब क्वाइट का मतलब होता है कम्प्लीटली या फिर वेरी। तो विद्यार्थियों ने क्या हो जाए यहाँ पे ग्रामर के प्रश्नों का बहुत सरल पाया, तो यहाँ पे ग्रामर GRAMMAR होना चाहिए, GRAMMAR, यानी कि बी पार्ट भरा जाएगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। द लिविंग इन इंदौर हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन दियर क्लीनिनेस ड्राइव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जगह द पीपल लिविंग। ठीक है, कौन लिविंग, पीपल। तो पीपल का मैं शुद्ध रूप से कौन सा, PEOPLE होता है, जो कि लिखा हुआ सी पार्ट में, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट बताना। अंडरलाइन 1, द स्टडी ऑफ द प्लांट लाइफ, इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ द प्लांट लाइफ, मैंने पौधों के जीवन का अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस टेस्ट, फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार बताना है। एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर कैन्स लिस्टेड टुवर्ड्स मी लाइक टावर्स ऑफ पीसा, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया,
तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया गया है। सिमिली मतलब उपमा। जहाँ पे आपको ऑप्शन में मतलब कि वाक्य में अगर लाइक, एज, सो, एज इस तरह के शब्द अगर प्रकट हो जाए तो वो क्या हो जाता है, सिमिली के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए लाइक का प्रयोग किया गया, इसलिए ये बिना देखे सिमिली लगा सकते हैं। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब। फिलिक्स कुक्स द डैश ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो रिक्त स्थान में पे यहाँ पे भरा जाएगा गुड। ठीक है, गुड। फिलिक्स कुक्स द गुड ऑफ माई हाउसमेट्स, मतलब कि ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो गुड नहीं भरा जाएगा, यहाँ पे बेस्ट भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगा गुड का तो बेस्ट लगेगा। ठीक है, फिलिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल माई हाउसमेट, मतलब कि जिसके पहले द का प्रयोग हो जाता है एडजेक्टिव की इस डिग्री का प्रयोग दो से दो अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के साथ किया जाता है या दो के साथ नहीं। तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा तब बेस्ट होगा, द बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।